स्वागत है आपका अपने चैनल प्रेप विद मनोज पे। मैं हूं मनोज। आज हम एक नया चीज़ लेके आए हैं। आज हम असल में जो अभी रिसेंट में बिहार का एक जो एग्ज़ाम होने वाला है, उस एग्ज़ाम को लेके हम जो बिहार की जो ईवीएस की जो क्लास मतलब जो है ईवीएस का अलग से सेगमेंट दिया हुआ है। तो उसमें क्या होता है कि जो बिहार की जो ईवीएस पढ़नी है क्लास मतलब थर्ड की, फोर्थ की और फिफ्थ की, ये तीन क्लास को जो ईवीएस पढ़ना है तो उसकी हम मतलब समरी मतलब वीडियो के थ्रू समरी मतलब लगभग 2 चैप्टर में एक क्लास की समरी फिनिश हो जाएगी। ठीक है, मैंने अपने आप से खुद सारे चैप्टर्स पढ़ के नोट्स प्रिपेयर किए हैं। मुझे नहीं लगता इनसे कोई भी सिंगल पॉइंट छूटा होगा। तो हम आज से शुरू करेंगे और ये इस क्लास 5 की आपकी ऑलमोस्ट अगर कोशिश करूँगा एक वीडियो में हो जाए तो एक वीडियो में, वरना 2 वीडियो में इसको लेके आऊँगा और फिर फोर्थ की, फिर थर्ड की। ठीक है, इसके बाद देखेंगे आगे की क्लासेस, क्योंकि और आपको भरोसा दिलाता हूँ कि अगर आप एक बार एग्ज़ाम में जाने से पहले अगर एक बारी अगर इसको 2.2 या 1.5 पे अगर चला के देख लेंगे तो ये आपके लिए सफिशिएंट होगी। ओके, लेट्स कंटिन्यू, लेट्स स्टार्ट। ओके, ठीक है, देखते हैं। सबसे पहला चैप्टर है इसमें, और इसमें लगभग 21 चैप्टर है। इसमें पहला चैप्टर है कि पटना से नाथुला तक। इसमें हमें मतलब क्या होता है कि कुछ बच्चे हैं वो मतलब जाते हैं अपने मतलब ट्रिप पे जाते हैं जो पटना से नाथुला की तरफ, नाथुला के लिए जाते हैं। तो उसमें देखेंगे हम कौन कौन से फैक्ट हैं, फैक्ट को। ठीक है, और असल में जो दिया हुआ है कि पटना, पटना ये क्या है, पटना ये है बिहार की कैपिटल। ठीक है, बिहार की कैपिटल है। और जो नाथुला है ये सिक्किम में एक दर्रा है। ठीक है, जो ये वो दर्रा है जो मतलब पहले जो प्राचीन टाइम में जो हमारा जो सिल्क रूट हुआ था, सिल्क सिल्क का जो भारत का जो व्यापार चाइना से होता था वो इसी नाथुला के मतलब समय होता था। लेकिन बाद में जो भारत चाइना का जब वार हुआ था तो इसको बंद कर दिया गया था। ठीक है, अब इसको पुनः खोल दिया है तो इससे जो भी सैलानी आते हैं वो इसी से आते हैं। और जो प्राचीन समय में जितने भी इतिहासकार हुए हैं जैसे ह्वेंसांग और जो भी मतलब हुए हैं वो कहाँ से आते थे, वो इसी नाथुला के थ्रू इंडिया में आते थे। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे क्या होता है। आगे है हमारी जो बिहार, सिक्किम की राजधानी क्या है। सबसे पहला फैक्ट है सिक्किम की राजधानी है गंगटोक, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, 6000 फीट। ये आ सकता है स्टेटमेंट में कि समुद्र तल से उसकी ऊंचाई कितनी है, 6000 फीट। ठीक है, क्योंकि एससीईआरटी ने वो जो हमारी जो बीपीएससी ने कहा भी है जो हमारा जो सिलेबस होगा वो एससीईआरटी से ही प्रिपेयर होगा जो पेपर एग्जाम। ठीक है, और दार्जिलिंग क्या है, दार्जिलिंग इस चैप्टर में कहा गया है। बच्चे घूमने जाते हैं तो पहले दार्जिलिंग पड़ता है, दार्जिलिंग से ऊपर जाते हैं फिर नाथुला। ठीक है, तो दार्जिलिंग क्या है, पश्चिम बंगाल का एक हिल स्टेशन है। ठीक है, वेस्ट बंगाल का एक हिल स्टेशन है जहाँ लोग बहुत सारे सैलानी घूमने जाते हैं। ठीक है, बिहार की राजधानी क्या है, बिहार की राजधानी है पटना। और पटना में मतलब एक जो जब हम बच्चे घूमने जाते हैं तो एक आपने एक नाम सुना होगा तेंजिंग नार्वे करके। तेंजिंग नार्वे जो एक मतलब जो एक तिब्बत में रहने वाले थे, मतलब तिब्बत के थे लेकिन इनका जन्म तिब्बत में हुआ था, लेकिन ये बाद में भारत चले आए थे तो इन्हें भारत का ही बोला जाता है। ठीक है, तो ये क्या था, ये एक पर्वतारोही थे। जो पर्वतारोही थे जो लोगों को हेल्प करते थे, जो एवरेस्ट पे चढ़ने जाते थे उनकी हेल्प करते हैं। ठीक है, 1953 में तेंजिंग नार्वे को 1953 में तेंजिंग नार्वे को सर एडमंड हिलेरी के साथ हिमालय पर सबसे ऊपर ऊंचे शिखर पर चढ़े थे। तो क्वेश्चन आ सकता है जो तेंजिंग नार्वे हैं वो हिमालय मतलब हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी जो एवरेस्ट है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8848 मीटर। ठीक है, 8 मीटर। ठीक है, अब पॉइंट पॉइंट भी आ गई है। ठीक है, लेकिन पॉइंट मेजर नहीं करेंगे। ठीक, 1953 में ये तेंजिंग नार्वे चढ़े थे किसके साथ, सर एडमंड हिलेरी के साथ। ठीक है, आपको देखेंगे। और एक और पॉइंट है इसमें, अगला पॉइंट है कि न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन कहाँ है, क्वेश्चन आ जाता है। न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन कहाँ है, ये वेस्ट बंगाल में। ठीक है, और अगला अगला क्या पॉइंट है, नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम अजायब घर ये कहाँ है, और ये लायड लाइन और ये बॉटनिकल गार्डन है, जूलॉजिकल पार्क है, ये कहाँ है सारे, ये कहाँ है, दार्जिलिंग के वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, दार्जिलिंग कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। ऐसे ही एक पशु की इस चैप्टर में एक बात की गई जो याक है। याक याक एक मतलब एक गाय जैसा ही पशु होता है। वो क्या होता है, जो मतलब जो हिल स्टेशन होती है, जो बर्फीली जगह होती है वहाँ पाया जाता है। और जो एक पशु है इसके बहुत लंबे, बहुत बाल बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत घने भी होते हैं। ठीक है, इसके लंबे लंबे बाल और घने होते हैं क्योंकि यही वजह जो ठंड से उन्हें बचाती है। ठीक है, ठंडे बाल वाले इलाकों में, ठंडे वाले वाले इलाकों में ये लंबे बालों की वजह से याक का रहना संभव होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अब हम देखेंगे तेंजिंग नार्वे को एक ब्रीफ में, मैंने एक अलग से पॉइंट मतलब अलग से नोट कर रखा है। ठीक है, तेंजिंग नार्वे ये क्या था, 20 साल की एज में पर्वतारोही के साथ क्या था, 20 साल की एज में ये, एक मिनट,
20 साल की एज में ये मतलब जो थे 20 साल की एज में पर्वतारोहियों के साथ कुली के रूप में जाते थे, मतलब कुली के रूप में उनका सामान लेके जाते थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था, मैंने बताया था तिब्बत में, और बचपन में ये कहाँ रहते थे, नेपाल में। परंतु ये भारत के मूल निवासी बन गए, बाद में ये भारत आ गए तो भारत के मूल निवासी बन गए, ठीक है। उन्होंने पढ़ना लिखना इन्हें नहीं आता था, बिल्कुल अनपढ़ थे, ठीक है। और मगर कई भाषाओं को बात करना जानते थे, बात करना ऐसे जानते थे क्योंकि बाहर से सैलानी आते थे, अदर विदेशों से आते थे एवरेस्ट को चढ़ने के लिए, तो उनके साथ जो घूमते थे तो उनकी भाषाएं सीख गए थे, ठीक है। 1946 में इन्होंने क्या किया था, 1947 में इन्होंने एक साथी अपने, इनका एक साथी था, क्या है, वागडी नोरबू की जान बचाई थी। ये भाग के उसे कहाँ हॉस्पिटल लेके गए थे, ठीक है। तो इसके लिए इन्हें मतलब बहुत इनकी प्रशंसा भी की गई थी, और इन्हें एक पद था पहले, एक सिलेदार, आगे देखेंगे हम, ठीक है। सिलेदार का उन्हें पद भी दिया गया था। 1953 में इन्होंने सर एडमंड हिलेरी के साथ, ये हम पॉइंट ऊपर पढ़ चुके हैं, ये असल में दोबारा नोट हो गया, ठीक है। और एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 88 फीट, नेपाल में है। और इसका एक अलग से मैंने पॉइंट बना के लिख दिया, अलग से चीज़। और नेपाल में एवरेस्ट को कहते क्या हैं हम, तो उसको हम सागर माथा के नाम से जानते हैं, ठीक है। सागर माथा के नाम से। हिमालय हिमालय पर्वतारोहण कहाँ है, हिमालय पर्वतारोहण संस्थान ये माउंट एवरेस्ट पे है, दार्जिलिंग में है। माउंट एवरेस्ट पर विजय की खुशी में 1954 में स्थापित किया गया था, मतलब माउंट एवरेस्ट की विजय करी थी तभी इन्होंने हिमालय पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना की है। पर्वतारोहण के लिए प्रशिक्षण लेना बहुत जरूरी होता है, ये पॉइंट है, प्रशिक्षण लेना बहुत जरूरी होता है। पर्वतारोहण के लिए कौन कौन सी आवश्यक वस्तुएं, ये स्टेटमेंट बना के दिया जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। कौन कौन सी वस्तुएं, एक टेंट की जरूरत होती है, हमें रस्सी की जरूरत होती है, गर्म कपड़े क्योंकि गर्म कपड़े ऊपर जाते हैं ठंड के लिए, ठीक है। पर्याप्त मात्रा में भोजन और पानी, मतलब ये सारी चीज़ें हमें ले जानी जरूरी होती है। मैंने बताया था एक सिरदार करके, देखते हैं, एक सिरदार इन्हें पद दिया गया था। सिरदार पद असल में एक लोकल व्यक्ति का था जो पर्वतों के चढ़ने में बहुत पारंगत हो, ऐसे व्यक्ति के लिए सिरदार कहा जाता था, ठीक है। ये दार्जिलिंग में सिरदार कहते हैं इसे, दार्जिलिंग में, ठीक है। और सिरदार एक सम्मान पद था, सम्मानीय पद था सिरदार, सिरदार एक सम्मान का पद था, ठीक है। तेंजिंग नार्वे को भी सरदार की उपाधि मिली थी जब उन्होंने अपनी साथी की जान बचाई थी, ठीक है। पर्वतारोहियों को ऊंचाई पर जाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे बारिश आती है, बहुत सारी आंधी आती है, हिमवर्षा होती है, स्नोफॉलिंग जिसे बोलते हैं, बहुत भयानक, ठीक है। तूफान आती है, और कभी कभी स्लाइडिंग भी हो जाती है, ठंड लगती है बहुत, और असल में ऑक्सीजन की कमी भी बहुत होती है ऊपर जाने से, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। सिर की सुरक्षा के लिए अलग अलग किस्म की टोपी पहनी जाती हैं, ठीक है, टोपी लाई जाती हैं, लगाई जाती हैं, और सर्दी गर्मी के हिसाब से अलग अलग होती हैं। स्लीपिंग बैग सोने के लिए लिए जाते हैं, स्लीपिंग बैग लेके जाते हैं लोग। और नोट अलग से नोट करके एक पॉइंट दिया हुआ है इसमें, इससे क्वेश्चन अगर बनेगा तो मोस्ट प्रॉब्ली है कि यहीं से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। बिहार की जो पर्वतारोही हैं इनका नाम क्या है, श्रीमती निरुपमा अग्रवाल, ठीक है। क्या नाम है, श्रीमती निरुपमा अग्रवाल ने माउंट पर विजय प्राप्त की थी। आप क्वेश्चन आ सकता है कि बिहार की ऐसी कौन सी महिला है जिसने मतलब माउंट एवरेस्ट की चोटी पर फतह किया था, तो वो उसका नाम क्या है, निरुपमा अग्रवाल, ठीक है। एक गांधी महात्मा गांधी सड़क है, वो गंगटोक में है, ठीक है, सिक्किम। अब हम थोड़ा सिक्किम के बारे में जानेंगे, सिक्किम क्या है, सिक्किम सिक्किम क्या है, सिक्किम मतलब सिक्किम की राजधानी, सिक्किम एक भारत का एक राज्य है जो बिल्कुल ऊपर पड़ता है, ठीक है। गंगटोक है, तीस्ता नदी है जो भूटान से जो लगा हुआ है, भूटान और चाइना से, ठीक है, तिब्बत से बिल्कुल लगा हुआ है, तिब्बत, वो सिक्किम, ठीक है। सिक्किम की राजधानी क्या है, गंगटोक है। तीस्ता नदी इसकी जो मुख्य नदी है वो तीस्ता है। जनजाति कौन कौन सी आती है, लेपचा जनजाति पाई जाती है, नेपाली है, और भूटिया, ठीक है, ठीक है भाई, भूटिया। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि लेपचा जनजाति कहाँ से संबंधित है, तो ये सिक्किम से जान मतलब है, ठीक है। यहाँ की जो औरतें हैं वो रंगीन कपड़े और मानकों से युक्त सोने के आभूषण पहनना बहुत पसंद करती हैं, ठीक है। फूलों का बगीचा कहाँ है, बॉटनिकल गार्डन और रुमटेक मोनेस्ट्री कहाँ है, मोनेस्ट्री कहाँ है, गंगटोक में, ठीक है। ये संस्थान ऐसे करके आप याद रखेंगे कि जो फूलों का बगीचा, बॉटनिकल गार्डन और रूमटेक जो मोनेस्ट्री है वो कहाँ पे है, गंगटोक में है, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे रूमटेक मोनेस्ट्री क्या था, किस लिए थी ये रूमटेक मोनेस्ट्री, कौन सी थी, ये करमापा जो बौद्ध गुरु का निवास था, करमापा बौद्ध गुरु का एक निवास था ये रूमटेक मोनेस्ट्री, ठीक है। बौद्ध का बहुत दर्शनीय स्थल है जो सिक्किम में है, गंगटोक मतलब सिक्किम में है, ये बहुत रूमटेक मोनेस्ट्री बहुत क्वेश्चन आ सकता है कि रूमटेक मोनेस्ट्री कौन से धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। करमापा
करमाया मतलब करमापा जो बौद्ध गुरु थे उनका एक निवास स्थान है। ठीक है, नाथुला क्या है? नाथुला एक दर्रा है, मैंने अभी बताया था। ये भारत और तिब्बत की सीमा पर है। ठीक है, तिब्बत जो तिब्बत अब जो अलग है, तिब्बत वो चाइना पर इसका डोमिनेंस है। ठीक है, तो कोंगटो से लगभग 52 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र तल से लगभग 14,500 फीट की ऊंचाई पर है। ये प्राचीन काल में सिल्क रूट, मैंने बताया था सिल्क रूट के नाम से जाना जाता। तो भारत की जितना भी मतलब जो व्यापार होता था मोस्टली इसी से होता था। ठीक है, चीनी यात्री इसी मार्ग से चलकर भारत से कहाँ चलकर विक्रमशिला और जो नालंदा बोधगया पढ़ने आते थे, मतलब पढ़ने मतलब अध्ययन करने यहाँ आते थे। कहाँ से? कौन से दर्रे से? नाथुले के दर्रे से। ठीक है, अब हम देखेंगे चैप्टर 2 में क्या क्या है। इसमें खो खो के बारे में, खो खो और एक पहलवानी खेल है, पहलवानी खेल की ये बात की गई है। ये एक तरह का व्यायाम भी है। इसमें जो पॉइंट्स हैं मैं मोस्टली वही पॉइंट्स लिए जो इसमें आए हुए हैं। ठीक है, जो इसमें फैक्चुअल करके डेटा करके लिखा हुआ है, एक तरह का एक व्यायाम है। ठीक है, जो पहलवानी है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि पहलवानी एक तरह का खेल है, व्यायाम है, ABC दोनों, ऐसे करके ऑप्शन आ सकता है। ठीक है, जूडो कराटे क्या है? जूडो कराटे एक खेल है, खेल भी है, और जूडो कराटे एक साथ में एक मार्शल आर्ट भी है। मार्शल आर्ट ऐसे ही बोल सकते हैं जो मतलब जो अपनी मतलब रक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए की जाती है। ठीक है, और इससे अपनी सुरक्षा की जाती है, जूडो और कराटे। ठीक है, या और इम्पोर्टेंट अदर युद्ध कलाएं कौन कौन सी है? मार्शल आर्ट मतलब युद्ध कला ही बोल सकते हैं। अदर है एक सूमो है, सूमो कहाँ की है? जापान की। क्वेश्चन आ सकता है सूमो कहाँ की मार्शल आर्ट है? वो जापान की। ठीक है, ऐसी एक गतका है सिख समुदाय की। इन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए गतका सीखी थी। ठीक है, सिख समुदाय वाले लोगों ने। गतका क्या है? अब गतका के बारे में थोड़ा हम ब्रीफ से पढ़ेंगे। गतका सिख धर्म से जुड़ा हुआ है। इसे गतका का प्रचलन किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने किया था। ठीक है, जो 10वें गुरु थे। और सैन्य रूप का हिस्सा है, मतलब जब लोग लड़ाई करने जाते थे तो गतका का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, आत्मरक्षा के लिए। सिख समुदाय के लोग बैसाखी और गुरु गोविंद सिंह जयंती पर इस मौके पर गतका का प्रदर्शन भी करते हैं। कौन कौन से मौके पर? एक बैसाखी और गुरु गोविंद सिंह की जयंती के मौके पर। ठीक है, खेल के अलावा हमारी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ बनाती हैं? व्यायाम है। क्या क्या चीज़ है? व्यायाम है और योग है। व्यायाम है, योग है। कौन कौन सी है? व्यायाम और योग हमारी खेल की मतलब जो खेल के अलावा अन्य चीज़ें हैं। खेल से तो हमारा स्वास्थ्य बनता ही बनता है, लेकिन व्यायाम और योग करने से भी हमारा बहुत अच्छा स्वास्थ्य बनता है। और आई होप मैं ये कहूँगा कि व्यायाम और योग सभी को करना भी चाहिए। ठीक है, अब हम तीसरा चैप्टर हमारा देखेंगे। तीसरा चैप्टर में है बीजों से बिखरना, बीजों का बिखरना। कैसे कैसे बीज बिखरते हैं, जो प्रजातियाँ एक दूसरे की, जो आज प्रजातियाँ ज़रूरी नहीं है यहीं पैदा हुई हो, ये कहीं और से आ भी सकती है और इसे कोई लाया नहीं होगा, ये मोस्टली ऐसे ही आ जाती हैं। अभी हम देखेंगे कैसे ये बिखरती हैं एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, इसमें एक पॉइंट दिया हुआ है कि जो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे, कौन थे? उनका नाम क्या था? 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। ठीक है, वर्धमान महावीर। ठीक है, का मंदिर कहाँ है? इनका जो मंदिर है, क्वेश्चन है, फैक्ट है कि जमुई जिला में, जमुई जिला के सिकंदरा प्रखंड में जो लहू याड़ गांव में। ठीक है, लोयाड़ गांव में जैनियों का एक महावीर स्वामी की एक जन्मस्थली मानते हैं, और जैन इसे बहुत अच्छा स्थल भी मानते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे, हमारा जो टॉपिक था उससे देखेंगे। ये एक पॉइंट था बीच में, पर मैंने आपको बता दिया। ठीक है, पौधे को उगने के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, पहले तो हम ये देखेंगे। पौधे के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए बीज चाहिए, सबसे पहले बीज चाहिए, फिर मिट्टी चाहिए। ठीक है, पानी चाहिए, ताप चाहिए, मतलब टेम्परेचर अच्छा होना चाहिए, और अनुकूल मौसम भी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है बहुत गर्मी बहुत ज़्यादा ठंड, तो जिस मौसम में जो पौधे उगते हैं वो वही उसी मौसम में आते हैं। और पौधे की तभी वृद्धि कर पाएंगे जब उन्हें पर्याप्त स्थान मिलेगा। ठीक है, बंद जगह नहीं होगी, पर्याप्त उन्हें खुला स्थान मिलेगा, हवा मिलेगा, पानी मिलेगा, मिट्टी मिलेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सूर्य का प्रकाश मिलेगा, तभी पौधे क्या होते हैं? वृद्धि कर पाते हैं। ठीक है, बीजों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने को क्या करते हैं? बिखरना। बिखरना कहते किसे हैं? बीजों का जो एक स्थान है, बीजों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, बीजों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है? बिखरना कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ से यहाँ जाता है तो ये बिखरना हो गया जी। एक प्रजाति दूसरी जगह पहुँच जाती है, जो एक बीज दूसरी जगह जाके वहाँ प्लांट बन जाता है। ठीक है, यहाँ का बीज वहाँ प्लांट बन जाता है, तो ये ऐसे प्रजातियाँ बिखरती रहती हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे
कि कैसे कैसे बिखरने के कौन कौन से तरीके हैं, ठीक है, कैसे कैसे बीज इधर उधर फैल जाते हैं। सबसे पहले एक चटकर बिखरने, मतलब जैसे फटकर जैसे बोलते हैं अपने आप। सरसों की दानी है वो, जब सरसों की जो फलियां हैं वो अपने आप पक जाती है तो अपने आप फट जाती हैं। फट जाती है तो क्या होता है, अपने प्लांट के चारों ओर उनके जो बीज होते हैं वो फैल जाते हैं, बिखर जाते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, नए नए प्लांट बनते हैं उससे, ठीक है। ऐसे ही हरसिंगार है, गुलमेंदी है, ये बीज फटकर फटकर या चटक कर बिखरते हैं, ठीक है। ऐसे इनसे बीज निकल के बाद में इनसे क्या होता है, प्लांट बन जाता है, ठीक है। ऐसे ही हवा में उड़ने वाले कौन कौन से हैं, हल्के बीज जो हवा में उड़ जाते हैं। हवा जब तेज़ चलती, आंधियाँ चलती, तो यहाँ के बीज दूसरी जगह पहुँच जाते हैं, ठीक है। ऐसे रोए वाले बीज, जैसे कपास का बीज हो गया, कपास का बीज बहुत हल्का होता है तो वो हवा के साथ दूसरी जगह पहुँच जाता है तो वहाँ प्लांट बन जाता है, ठीक है, जाके। ये हो गया हवा में। ऐसे ही पानी में तैर कर जाने वाले, पानी में तैर कर कौन कौन से जाएंगे, जो पानी में पैदा होते होंगे। जो पानी में, जैसे कमल हो गया, कौन सा कमल हो गया, एक मिनट, कमल हो गया, कुमुदनी हो गया, ये पौधे फल, जो पौधे के जो फल हैं, जो बीज बन जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। बीजों को बिखेरने में पशु का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे पशु का कभी कभी ये होता है, जैसे कांटेदार कोई बीज है तो वो क्या होता है, पशु की स्किन पे चिपक जाता है, तो कहीं दूसरी जगह जाके, जहाँ मतलब जानवर तो एक दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ से क्या होता है, ये बिखर जाता है, दूसरी जगह पहुँच जाता है, ठीक है। जैसे उसमें क्या होता है, चिपकने वाले जीव होते हैं, कांटेदार बीज होते हैं, जो पशुओं के शरीर पर चिपक कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, ठीक है। अब हम देखें, और पक्षियों के द्वारा भी बहुत फैलते हैं। पक्षियों के कभी कभी पैरों में, पैरों में चिपक जाते हैं तो पक्षी इधर उधर से उड़ते रहते हैं, तो वहाँ से भी मतलब क्या होता है, बीज बिखरते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे चौथा चैप्टर कौन सा हमारा, मेरा बगीचा। इससे हमें ज़्यादा पॉइंट नहीं मिले, एक ही पॉइंट है केवल, कि जो कैक्टस और जो बबूल है, कैक्टस का पौधा और जो बबूल का पौधा कहाँ उगता है, मरुभूमि में, जहाँ रेतीली ज़मीन हो, जहाँ बहुत, जैसे हमारे रेगिस्तान में, थार का जो रेगिस्तान है कहाँ है, राजस्थान में है, तो वहाँ ये कैक्टस और बबूल के पौधे बहुत 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 पैदावार, मतलब बहुत प्लांट्स ऐसे उगते हैं, ठीक है। कैक्टस ऐसा होता है जो कांटेदार प्लांट होता है, ठीक है, जिसे पानी, जिसमें पत्तियाँ नहीं होती, तने, जिसका जो जो खाना बनाता है वो अपने तने से बनाता है कैक्टस, ठीक है। और इसके जो तने में ही पानी होता है, ठीक है। और एक चैप्टर नंबर 5 में क्या है, ऐतिहासिक स्मारक। अच्छा, इससे पॉइंट बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट है, मोस्ट प्रॉब्ली है कि इससे क्वेश्चन आए, ठीक है। इसमें देखेंगे हम बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट हैं। सबसे पहले देखेंगे नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ था और इसकी स्थापना किसने करी थी। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार की एक नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। इस संसार का प्रथम आवासीय विद्यालय था, आवासीय विद्यालय जहाँ बच्चे वहीं रहते थे और वहीं पढ़ते थे, ठीक है, घर से दूर जाकर, ठीक है। इसकी स्थापना किसने करी थी, गुप्त सम्राट था, कुमार गुप्त ने करी थी। पाँचवीं शताब्दी के अबाउट करी थी। गुप्त वंश का एक सम्राट था, कुमार गुप्त ने इसकी स्थापना करी। कुछ पूछा जा सकता है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी, कुमार गुप्त ने, ठीक है। इसमें लगभग कितने, एक फैक्चुअल डाटा, इसमें लगभग 10,000 से भी अधिक स्टूडेंट, छात्र क्या करते थे, पढ़ाई करते थे, और 2,000 से ज़्यादा शिक्षक, मतलब 2,000 शिक्षक लगभग थे वहाँ। विश्व के कोने कोने से विद्वानों और छात्रों को आकर्षित किया था नालंदा ने। नालंदा में कहा जाता है कि नालंदा में इतनी पुरानी, लगभग कईयों हज़ारों लाखों किताबें जो पुराने हमारे टाइम की जो लिखी गई थी वो नालंदा में स्टोर्ड थी, लेकिन इसको नालंदा को नष्ट किसने कर दिया था, जो बख्तियार खिलजी, जो मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था, उसने क्या कर रहा था कि नालंदा को जला दिया था। इसके पीछे एक स्टोरी है, कही जाती है, फिलहाल अभी इतना समय नहीं है कि जो आपको बता पाऊँ। यहाँ से कोरिया, जापान, तिब्बत, इंडोनेशिया, तुर्की आदि देशों के लोग यहाँ पढ़ने आते थे। मतलब यहाँ स्टूडेंट भी आते थे और जो विद्वान थे वो भी यहाँ आते थे अध्ययन के लिए आगे के, ठीक है। 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच इसका उत्कर्ष बहुत हुआ, ठीक है। बहुत उत्कर्ष काल था, मतलब इस उत्कर्ष काल इतना, मतलब बहुत बहुत अच्छे अच्छे मतलब बहुत बहुत विद्वान आए यहाँ पढ़ने, ठीक है। तो इससे मतलब 8वीं से 12वीं शताब्दी तक ये काफ़ी अच्छे से चला था, ठीक है। ह्यूएन यहाँ पर आकर पढ़े भी और पढ़ाए भी, उन्होंने शिक्षण का कार्य भी किया और अध्ययन भी किया था, ठीक है। 12वीं शताब्दी के अंत तक विश्व प्रसिद्ध का एक ज्ञान केंद्र बन गया था, विश्व प्रसिद्ध, मतलब वर्ल्ड में तो कितना फेमस हो गया था, कितनी अच्छी चीज़ थी। आठ आठ अलग अलग प्रांगण थे इसमें, 8 अलग अलग प्रांगण थे और तथा 10 मंदिर थे। हर एक प्रांगण में लगभग मंदिर होते थे, ठीक है। पुस्तकालय का क्षेत्र, जो पुस्तकालय का क्षेत्र था, क्या उसे क्या कहते थे, धर्मगंज कहलाता था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए, ठीक है। नालंदा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नालंदा में जो पुस्तकालय का क्षेत्र था उसे क्या कहते थे, उसे हम कहते थे धर्मगंज, ठीक है, जो लगभग कितने था, 9 मंजिला था।
9 मंजिल इमारत पर था, जो 9 मंजिल इमारत में था। जो पुस्तकालय था वो 9वीं मंजिल पे था। इसमें लगभग तीन तीन पुस्तकालय थे। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है पुस्तकालय कितने थे? 3। नंबर 1 क्या था? पहला का नाम है रतन दधी, रतन दधी। दूसरा क्या? रतन रंजक। तीसरा क्या? रतन सागर। क्या नाम है? आपको बता दूं, पहला रतन दधी, दूसरा क्या नाम है? रतन रंजक, रतन रंजक। ठीक है, रंजक ऑप्शन बना के दे सकता है। ठीक है, रत्न सागर। ओके, अब आगे देखेंगे हम। इसके प्रवेश द्वार पर 4 पंडित होते थे। इसके प्रवेश द्वार पर 4 पंडित होते थे जो क्या करते थे? जो परीक्षा लेकर विद्यालय में प्रवेश देते थे। मतलब कुछ ना कुछ पूछ के, कुछ जानकारी परीक्षा लेके इसमें क्या होता है, अंदर जाने के लिए देते थे। इस विद्यालय में नए नए सिरे से पुनर्जीवित करने का प्रयास, मतलब हमने बताया था जो बख्तियार खिलजी था उसने क्या करता था, इसको जला दिया था। अब बता रहे हैं इसमें जो 2000 शिक्षक थे उन सबको लगभग मार दिया था, जो कुछ थे जो भाग गए थे। ठीक है, तो करने का प्रयास चल रहा है। ठीक है, इसको पुनः पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहा है। इसी कार्य को पूर्व पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के मार्गदर्शन में आरंभ हुआ तथा नोबेल पुरस्कार सम्मानित भारत रत्न तथा डॉक्टर अमर्त्य सेन और अन्य विशेषज्ञों के कार्यक्रम मतलब के देखरेख में ये चल रहा है। सॉरी, इसको पुनर्जीवित किया जाए। हालांकि पुरानी की तरह नहीं हो पाएगा, लेकिन उसको हमारी जो पुरानी विरासत है उसको संभाल के तो रखना ही है। ठीक है, तो इसलिए उसको फिर से पुनर्जीवित करने की बात की गई थी। ठीक है, अब हम देखेंगे बिहार के अन्य स्मारक कौन कौन से हैं। बिहार में विक्रमशिला है। सबसे पहले तो विक्रमशिला, एक और विश्वविद्यालय है जो विक्रमशिला, ये भागलपुर में है। ठीक है, विक्रमशिला की स्थापना किसने करी थी? इसकी थी पाल वंश के एक शासक थे। पाल वंश का शासक था, पाल वंश का शासक था, क्या नाम था? धर्मपाल। धर्मपाल ने इसकी इसकी मतलब स्थापना की, इसका निर्माण कराया था। मगध की राजधानी गिरिब्रिज, जो पहले मगध की राजधानी थी वो कौन सी थी? राजगिरी। ठीक है, जिसको गिरिब्रिज कहते हैं। पाटलिपुत्र, पटना, ये पटना। अच्छा, पाटलिपुत्र बसाया किसने था? इसको बनाया था जो हर्यक वंश का शासक था। हर्यक वंश का शासक कौन सा था? उदयन। उदयन ने बसाया था। ठीक है, उदयन ने। क्वेश्चन पूछा जाता है पाटलिपुत्र को किसने बताया था? उदयन ने। ठीक है, बोध गया कहाँ है? बोध गया महात्मा बुद्ध के लिए फेमस है। बोध गया वैशाली, महावीर स्वामी की जन्मस्थली है। ठीक है, तो देखो इतने थे महान इंसान कहाँ? बिहार में पैदा हुए। बिहार में सिखों के 10वें गुरु, जो जिनका नाम मैंने बताया था क्या था? सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन कौन से थे? गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना साहिब में, मतलब पटना में। ठीक है, सूफी संतों का केंद्र भी बिहार रहा है। सूफी संत जो मतलब मुगल काल के समय जो मतलब मध्यकालीन में जो भी संत हुए हैं उनका केंद्र भी बिहार रहा है। प्राचीन काल में सम्राट अशोक का राज्य मतलब कौन सा था? राजधानी भी अशोक की वही रही, पाटलिपुत्र रही, और मगध उसका राज्य भी बिहार में ही रहा। ठीक है, और जन कल्याणकारी संदेशों के साथ साथ अनेक अशोक ने अपने स्तंभ बनवाए, और जो आज भी नंदनगढ़, लौरिया और कोलुआ में देखे जा सकते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ मिलते हैं? नंदनगढ़ में। ठीक है, ऐसे ही मोतिहारी केसरिया का मोतिहारी की जो केसरिया जगह है उसमें विश्व प्रसिद्ध, विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप और सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा कहाँ है? मोतिहारी में, मोतिहारी के केसरिया में। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार इसको रिपीट करके देख सकते हैं। ठीक है, और इसमें पटना संग्रहालय एक दर्शनीय है। पटना संग्रहालय जो पटना का एक गोलघर कहाँ है? पटना में एक गोलघर है। ठीक है, जहाँ से क्या होता है, एक अद्वितीय जगह है। ठीक है, जहाँ गोलघर के ऊपर चढ़कर पटना का शहर और मार्गदर्शन अच्छी तरह से किया जा सकता है, वो दर्शन अच्छी तरह से, और गंगा दर्शन, जो पटना शहर किसके किनारे बसा हुआ है? सोन नदी और गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ठीक है, तो गोलघर एक ऐसी इमारत है जिसके ऊपर चढ़ के, ऊपर वाली छत पर चढ़कर जाकर देख सकते हैं हम पटना पूरा शहर, और गंगा के दर्शन भी किए जा सकते हैं। ठीक है, औरंगाबाद में कहाँ है? औरंगाबाद में देव सूर्य मंदिर कहाँ है? औरंगाबाद में। पावापुरी में कहाँ है? क्या है? जल मंदिर है। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जल मंदिर और सूर्य मंदिर। देव सूर्य मंदिर कहाँ है? औरंगाबाद में। और जल मंदिर कहाँ है? जल मंदिर है पावापुरी में। ठीक है, ये मैंने आपको एक जगह इकट्ठे करके यहाँ आप देख लेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय के निर्माण में ईंट, पत्थर इत्यादि का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, उस समय सीमेंट की जगह
क्या था, सुर्खी, सुरजी, चूना, एक मिनट, सुरजी, चूना और उड़द की दाल, छोबा और गोंद का इस्तेमाल करके जो ईंटों को जोड़ा गया था, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। अब हम देखेंगे हमारे मतलब सिंचाई के साधन क्या हैं। धान की खेती, मतलब आपको बताया गया है कि धान की खेती है, अलग अलग खेती अलग अलग सीजन में होती है, ठीक है। धान की खेती वर्षा के मौसम में, जहाँ वर्षा के मौसम में बोए जाते हैं, जब उस टाइम, जब जिस समय वर्षा बहुत ज़्यादा होती है उस समय धान की खेती की जाती है। पहले सिंचाई किसकी सहायता से की जाती थी, मोटर पंप लगाकर किसान खेतों तक पानी पहुँचाते हैं, ये अभी वर्तमान समय की बात है। और प्राचीन समय में क्या था, कुओं से करी जाती, रहट से करी जाती थी, और बावड़ी से की जाती है, मतलब बावड़ी नहीं, सॉरी, वो एक ढोकली, ढोकली करके होता है जिससे पानी मतलब फेंका जाता था, ठीक है, उलचा जाता था जिसे बोलते हैं, ठीक है। ये पुराने टाइम की हैं, और अभी मोटर पंप चल गए हैं, और पंप चल गए हैं, समरसेबल्स लग गए हैं, तो अलग अलग इस टाइम अभी ट्यूबवेल्स लग गए हैं, तो अभी के लिए बहुत अच्छी, मतलब साइंस ने बहुत अच्छा डेवलपमेंट कर लिया है। सिंचाई निश्चित समय अंतराल पर खेतों को, सिंचाई की डेफिनेशन क्या दी है, क्वेश्चन आ सकता है, निश्चित निश्चित अंतराल पर खेतों को विभिन्न सिंचाई की सहायता से पानी उपलब्ध कराना क्या कहलाता है, सिंचाई है। मतलब जैसे जो समय समय पर, मतलब जब ज़रूरत हो एक निश्चित अंतराल के बाद खेतों में जल को पहुँचाना विभिन्न साधनों की मतलब मदद से, जल पहुँचाना, उसे क्या कहते हैं, सिंचाई कहलाता है, ठीक है। आगे देखेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट। परंपरागत रूप से लोग, पहले पहले वाले लोग मैंने बताया था किससे करते थे, मैंने बताया था नदियों से पानी काट के ले जाते थे, ठीक है, तालाबों से पानी उलचा जाता था ढोकली की मदद से, ठीक है, कुओं की मदद से सिंचाई करते थे, और पानी की बढ़ती ज़रूरत के हिसाब से सिंचाई के अन्य साधनों का आविष्कार का आधार बना, मतलब जैसे जैसे ज़रूरत बढ़ती गई उस हिसाब से साइंस ने अपने आप को डेवलप कर लिया, ठीक है। ऐसे नलकूप जैसे सिंचाई के नए साधन खोजे गए हैं। अब हम देखेंगे जितना खाओ उतना पकाओ, मतलब अर्थात हमें जितना खाना चाहिए उतना ही हमें पकाना चाहिए, बाकी बर्बाद नहीं करना चाहिए, इसका मेन उद्देश्य यही है। इसमें क्या था, इसमें मतलब बताया गया हमें कि कैसे क्या क्या करना चाहिए, क्या मतलब कैसे कितना पकाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, और कैसे चीज़ें करनी चाहिए। अधिक गर्मी से भोजन के बासी हो जाने पर, मतलब बासी हो जाने का डर बहुत रहता है, बहुत ज़्यादा जब गर्मी होती है तो हमारे क्या था कि उसमें हाईली रिएक्शन होती है, हमारे जो खाने में हाईली रिएक्टेड हो जाते हैं बहुत सारे एक्टे ऐसे, मतलब जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, वो मतलब जन्म ले लेते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारा खाना बहुत जल्दी बासी हो जाता है, ठीक है। खाद्य पदार्थों का स्वाद लगभग खत्म हो जाता है, खट्टा लगने लगता है, ठीक है, धीरे धीरे भोजन खट्टा होने लगता है। ऐसे भोजन खराब और दूषित भोजन खाने से हमें बीमार पड़ने लगेंगे। अगर हम बासी भोजन खा लेंगे, जैसे शाम का रखा हुआ सुबह खा लेंगे, तो इससे क्या होता है, हमारे अंदर बीमारी बनने लगती है, जिससे हम बीमार हो सकते हैं, वही बताया गया, ठीक है, खाने को बर्बाद होने से बचाने के लिए। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, जैसे हमारा शाम का खाना बच जाए तो हमारा सुबह ख़राब भी ना हो और हम उसको यूटिलाइज़ भी कर पाएँ, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम किसी ऐसी जगह पर रख देंगे जहाँ पर जहाँ ठंडी जगह हो। ठंडी जगह में क्या होता है, जो उसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो रिएक्ट नहीं कर पाते, तो वो खाना ख़राब नहीं होता। खाना ख़राब मेनली जो अंदर के बैक्टीरिया और जो बैक्टीरिया और जो वायरसेस होते हैं उनके रिएक्शन से होता है ख़राब, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ठंडी जगह या फ्रिज में रख देते हैं। इसीलिए हम आजकल खाना क्या करते हैं, फ्रिज में रख देते हैं, दूध हम फ्रिज में रख देते हैं कि खराब ना हो, ठीक है। लंबी अवधि तक किसी खाद्य पदार्थ को संरक्षित करना हो तो उसे पानी के अंश को निकाल देना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, जैसे जब हमें कोई चीज़ ऐसी होती है जो बहुत लंबे समय के लिए, कभी कभी ये होता है कि एक सब्जी है जो अपनी सीज़न में ख़त्म हो जाती है, ठीक है, तो अपनी सीज़न में तो उसे दूसरी सीज़न में भी उसे पकाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको धूप में बहुत ज़्यादा सुखा लेते हैं। हम अचार बनाने से पहले हम सुखा लेते हैं, अचार में पानी ना पहुँचे, कहते हैं अचार में पानी ना पहुँचे तो ख़राब नहीं होता, ठीक है, पानी पहुँच जाता है तो ख़राब हो जाता है। हम जैम बना के रखते हैं, जैम बना के इसीलिए रखते हैं क्योंकि उसमें पानी का अंश ख़त्म हो जाता है, ठीक है, निकाल देना चाहिए। तो इससे हमें क्या करना, हमारे खाने को हम अपना सुरक्षित रखेंगे। अब हम देखेंगे 8वां चैप्टर हमारा क्या है। 8वां चैप्टर है कि रास की जंग मलेरिया के संग। मतलब जो डोनाल्ड रास थे, उन्होंने क्या कहा था, मलेरिया रोग की खोज करी थी कि मलेरिया कैसे होता है। इन्होंने क्या कहा था, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे थे। तो पहले हम देखेंगे मलेरिया होता क्या है। मलेरिया है क्या, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली एक बीमारी है, ठीक है, एक संक्रामक बीमारी। संक्रामक बीमारी किसे कहते हैं, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है। जैसे खांसी है, जुकाम है, तो एक व्यक्ति को है तो सिंपली है, दूसरे को हो सकता है। खुजली है, दाँत खाद खुजली है, तो ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाती है। मलेरिया होता कैसे है, मच्छरों के काटने से होता है। मच्छर मलेरिया के जीवों के वाहक होते हैं। जो मच्छर होते हैं वो मलेरिया के जो जीव होते हैं जिसकी वजह से मलेरिया होता है, तो इसके वाहक होते हैं, ठीक है। मलेरिया के बारे में भारतीय वैज्ञानिक कौन थे, रोनाल्ड रॉस ने बताया था, ठीक है। रोनाल्ड रॉस के बारे में देख लेते हैं। रोनाल्ड रॉस कहाँ के थे, आपको नाम से लगेगा कि रोनाल्ड रॉस
विदेश के हैं, लेकिन रोनाल्ड दास का जन्म कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा, उत्तर भारत, वो उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले में। उत्तराखंड की एक अल्मोड़ा ज़िले है, एक हिल स्टेशन है, वहाँ पे हुआ था इनका जन्म, ठीक है। इन्होंने इलाज के लिए बहुत मतलब, वैसे मलेरिया के लिए हम सिनकोना और कुनैन की सिनकोना की छाल और कुनैन की पत्तियाँ यूज़ करते हैं वैसे मेनली, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं आजकल, हमारे मलेरिया के लिए बहुत सारी मतलब दवाई बन गई है, ठीक है। तो लेकिन मलेरिया की खोज किसने करी थी? डोनाल्ड रास ने करी थी, ठीक है। इन्होंने क्या करा था, इन्होंने बहुत अपने आप को मच्छरों से कटवाया था, मच्छरदानी में फिर लेटते थे, फिर बाहर सोते थे, ऐसे उन्होंने बहुत सारे लोगों पे एक्सपेरिमेंट करे थे, तब कहीं जाके उनको सफलता मिली थी। और उन्होंने बताया था कि जो मादा एनाफ्लीज मच्छर की वजह से ही फैलता है। किसकी वजह से? मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है, उसकी वजह से मलेरिया फैलता है। क्वेश्चन आता है कि मलेरिया किसकी वजह से फैलता है, तो मादा एनाफ्लीज की मच्छर से, ठीक है। अब हम देखेंगे चैप्टर नंबर 9 है, इसमें क्या है, इसमें मैंने नक्शा बनाया, इसमें कोई खासा मतलब मुझे ऐसा पॉइंट नहीं लगा, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। आप अगर चाहो तो पढ़ने के आप पढ़ सकते हो, ठीक है। फिलहाल चैप्टर नंबर 10 में क्या है, ये चैप्टर नंबर 11 है, चैप्टर नंबर 10 छूट गया है, ये आगे आपको मिल जाएगा चैप्टर नंबर 10, ठीक है। जंतु जगत एवं सुरक्षा संरक्षण, मतलब जंतु जगत की कैसे सुरक्षा करती है और कैसे संरक्षण। तो जंतुओं के लिए हमने क्या करा था, हमारी भारत सरकार ने मतलब राष्ट्रीय उद्यान खोले, वन्य जीव संरक्षण खोले और हमारी पक्षी अभ्यारण्य खोले। तो ये सब चीज़ें क्या किसके लिए करी गई थी? बायोस्फीयर रिजर्व पार्क बनाए गए, तो ये जंतुओं के संरक्षण के लिए। और हमारे जंतुओं के संरक्षण के लिए बहुत सारे एक्ट आए थे, एक 1973 का एक्ट आया, फिर हमारे मतलब हाथियों के लिए कौन कौन से एक्ट आए थे वो हम अभी बताएंगे आपको, ठीक है। अभ्यारण्य में जंगली अभ्यारण्य कैसे कहते किसे हैं? ऐसी जगह जहाँ जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए क्या करते हैं, कई जंगलों के विशेष हिस्सों को सरकार ने लोगों की दखल से बचाया है। मतलब जहाँ लोग नहीं जा सकते तो बहुत सुरक्षा के साथ भेजे जाते हैं, जो से किसी जंगली जानवर को नुकसान ना पहुँचा सके, ठीक है। तो ऐसी संरक्षित जगहों को क्या नाम दिया था? अभ्यारण्य नाम दिया था। बिहार में कौन कौन से अभ्यारण्य है? नंबर 1 पश्चिमी चंपारण का अभ्यारण्य, एक बेगूसराय में है, ठीक है। 2 अभ्यारण्य है बिहार में। एक हमारा खेजड़ी का एक वृक्ष है, उसके बारे में जानकारी है, एक पॉइंट था, ये राजस्थान में पाया जाता है खेजड़ी का। एक खेजड़ी गांव है और यहीं एक खेजड़ी गांव का नाम किससे पड़ा था? एक खेजड़ी का यहाँ वृक्ष भी होता है, जिसकी जड़ें बहुत गहराई तक जाती हैं। क्योंकि गहराई तक इसलिए जाती है क्योंकि वहाँ पानी होता नहीं है, तो तो बहुत नीचे इसलिए चली जाती है क्योंकि पानी की खोज में तो इससे धीरे धीरे जड़ें क्या होती है, लंबी हो जाती है, ठीक है। अब हम बिश्नोई जनजाति देखेंगे। बिश्नोई जनजाति कौन सी है? बिश्नोई जनजाति एक राजस्थान की एक जनजाति है, ठीक है। बिश्नोई का अर्थ क्या होता है? 29। क्वेश्चन आ सकता है कि बिश्नोई जनजाति में बिश्नोई का अर्थ क्या है, तो उसका नाम है 29, उसका अर्थ है 29, ठीक है। उनके गुरु जो बिश्नोई जनजाति के गुरु थे वो जम्भाजी के कहे के अनुसार, पॉइंट है ये, कहे के अनुसार उन्होंने बिश्नोई लोगों ने 29 बातों को अपनाया था। मतलब उन्होंने ऐसे 29 पॉइंट दिए थे जिनमें क्या होता है, जिनमें क्या था, जैसे कि लोगों की रक्षा करना, जंतुओं की सुरक्षा करना और मांस वगैरह ना खाना। तो ये ऐसी उन्होंने 29 बातें दी थी, 29 अच्छे सेंटेंस दिए थे जो मतलब लोगों को अपनी ज़िंदगी में उतारने चाहिए। इसीलिए बिश्नोई जनजाति का अर्थ हो गया 29, ठीक है। जिसमें जंतुओं की सुरक्षा करना, ठीक है। और ये प्रकृति प्रेमी, बिश्नोई लोगों की जंतुओं की शिकार ना करते थे और ना ही करने देते। बिश्नोई लोग ऐसे थे जो ना तो शिकार करते थे, ना ही शिकार करने देते थे। तो अभी भी बीच में उनके लिए क्या था, जब वो राजस्थान में बहुत किसी राजा के मतलब महल काटने के लिए बहुत सारी जो खेजड़ी वृक्ष मतलब काटा जा रहा था, तो उसके लिए इन लोगों ने आंदोलन भी किया था, ठीक है। अब हम देखेंगे जो हमारा चैप्टर छूट गया था, मैंने बताया था आपको चैप्टर नंबर 10 छूट गया था, हमारी फसलें हमारा खान पान। हम देखेंगे हम क्या क्या खाते हैं, ठीक। इसमें इरा और ईरा और स्टोरी गांव में मतलब गांव में जाते हैं, तो मतलब अपने वो क्या होते हैं, ईरा और ईशू हैं, दो बच्चे हैं। इनकी स्टोरी के बारे में हमें बताया गया है। ये बच्चे क्या होता है कि अपने गांव में जाते हैं, मतलब शहर में रहते हैं तो गांव में जाते हैं, फिर उनकी गांव में दादी माँ उनको बताती हैं क्या क्या चीज़ें, कि शहरी का जीवन है, जो शहरी जीवन का मेन आधार, मुख्य आधार कौन सा है? गाँव ही है। क्योंकि क्या होता है कि शहरी का जीवन है वो गाँव पे ही डिपेंडेंट है, क्योंकि गाँव में खेती होती है। तो हम जो खाते हैं, शहरी के लोग खाते तो हैं ही कुछ ना कुछ, तो वो खाते कहाँ से? तो वो पैदा कहाँ होते हैं? गाँव से। तो मतलब मेन आधार आज भी शहरी जीवन का आधार क्या है? गाँव ही है, ठीक है। हर कोई कोई गाँव कोई शहर में पैदा नहीं होता, गाँव में ही धीरे धीरे लोग, गाँव से ही धीरे धीरे लोग पहुँच के शहर में पहुँच के रोजगार की तलाश में और अच्छी सुविधाओं के चक्कर में लोग शहरी जीवन में पहुँच गए, शहरों में रहने लगे, तो वहाँ शहरी का जीवन शहरी बन गया, ठीक है। और बरसात में लगाई जाने वाली फसलों को क्या कहते हैं? हम खरीफ की फसल कहते हैं। खरीफ की फसल कब लगाई जाती है? खरीफ की फसल कब लगाई जाती है? ये लगभग बरसात के मौसम के टाइम लगाई जाती है, ठीक है। मार्च अप्रैल के टाइम बोई जाती है, क्योंकि उस टाइम धीरे धीरे बारिश शुरू हो जाती है।
ठीक है। और सर्दी में लगाई जाने वाली फसलों को हम क्या कहते हैं, रबी में, जो जैसे मतलब अक्टूबर नवंबर के टाइम बोई जाती है, सितंबर अक्टूबर अप्रॉक्स ऐसी में बोनी शुरू हो जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं, रबी की फसल बोई जाती है, ठीक है। इस प्रकार जो बहुत ज़्यादा गर्मी के टाइम, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तब कौन सी फसलें बोई जाती हैं, तब बोई जाती है जायद की फसलें, ठीक है, जायद की फसलें, ठीक है। और हम आप देखेंगे चैप्टर नंबर हमारा 12 है, उसमें क्या कहा गया है कि मान गए लोहा। मान गए लोहा, इसमें एक असल में एक विकलांग बच्चे की मतलब स्टोरी बताई जाती है कि मतलब जो बच्चे होते हैं, जो हैंडीकैप्ड बच्चे होते हैं, तो उनको क्या होते हैं कि वो कुछ बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं कि हैंडीकैप्ड जो जहाँ हैंडीकैप्ड लोग रहते हैं, वहाँ अपने दादा और नाना के साथ जाते हैं घूमने। तो वहाँ लोगों को देखते हैं कि जो हैंडीकैप्ड लोग भी हैं, वो भी वही काम कर लेते हैं जो हम करते हैं, ठीक है। उतना मतलब मतलब कोई जो आँखों से बहुत मतलब दृष्टिहीन है, तो वो फिर भी वो पढ़ाई कर रहा है और चीज़ें कर रहा है, और कंपटीशन जो उनकी जो कंपटीशन होती है उसमें भाग लेते हैं। तो इसको लेके एक स्टोरी बताई गई है, एक चैप्टर है, तो उसमें कहा गया है, इसमें पॉइंट है, फैक्ट पॉइंट है कि विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है, तो 3 दिसंबर को मनाया है, ठीक है। उसमें है। और ब्रेन लिपि के बारे में बताया गया। जो ब्रेन लिपि का डेवलपमेंट कब हुआ था, 1904 में लुइस ब्रेल ने किया था, ठीक है। कब किया था, 1900 शायद 1904 या 1905, 1906, ये कंफर्म कर लीजिएगा, शायद मेरी मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि 1904 है 1906 है, एक बारी आप कंफर्म कर लेना, ठीक है। तो और लुइस ब्रेल ने, किसने, लुइस ब्रेल ने इसको, इस ब्रेल लिपि को लुइस ब्रेल ने डेवलप की थी, क्योंकि लुइस ब्रेल खुद में दृष्टिहीन थे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आयताकार स्लेट में 6 मतलब बिंदुओं को उभार कर लिखा जाता है। जैसे एक ये स्लेट है, वेट सॉरी, इसमें क्या होता है, जैसे कि ये स्लेट है, इसमें हम क्या करते हैं, बहुत सारे पॉइंट बना देते हैं, ठीक है। तो इसमें जो पॉइंट होते हैं, कुछ पॉइंट जो 6 पॉइंट होते हैं, उनको उभार कर लिखते हैं। तो उनको क्या होता है, उनमें स्पर्श करके बच्चा जो दृष्टिहीन है, वो अपने हाथों से स्पर्श करके चीज़ों को, आकृतियों को बनाना सीखता है, ठीक है। नेत्रहीन बच्चे क्या होते हैं कि उभरे हुए बिंदुओं को उंगलियों से स्पर्श करके समझ पाते हैं, ठीक है। समाज कल्याण विभाग किसके लिए होता है, और जो हर एक ज़िले में बनाया जाता है। समाज कल्याण विकास निःशक्त व्यक्तियों, जो निःशक्त व्यक्ति हैं, जो मतलब मतलब जो लाचार हैं, उनके लिए क्या करता है, उनके लिए कार्यक्रम चलाता है। जैसे हैंडीकैप्ड है कोई, या कोई दृष्टिहीन है, तो उनके लिए मतलब जो भी सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराता है, मुहैया कराना, ये समाज कल्याण विभाग का ही काम है, ठीक है। अच्छा, एक लोहा मनाना क्या है, इसका ये एक मुहावरा है हिंदी का। इसका क्या अर्थ है, काम है, इसका क्या अर्थ है कि कठिन से कठिन काम पाने की क्षमता को मानना, ठीक है, क्षमता को मानना, ठीक है। बहुत कठिन से कठिन काम कर लेना, मतलब तो उसको क्या बोलते हैं कि लोहा मनाना, जैसे कठिन से कठिन काम को कर लेना, ओके। अब हम देखते हैं, इसमें एक चैप्टर दिया हुआ है, इसमें खंजन के बारे में। खंजन एक मतलब एक चिड़िया है, उसके बारे में बताया गया है कि खंजन क्या होता है कि गौरैया से एक थोड़ी सी बड़ी एक चिड़िया होती है। ये ज़्यादा खास पॉइंट नहीं है कि, और 21 सेंटीमीटर की होती है। इसके पीठ और सिर का रंग क्या होता है, रंग जो नर में होता है वो काला होता है, और मादा में क्या होता है, धूसर होता है, धूसर हल्का होता है, ठीक है। और पेट वाला भाग क्या होता है, सफ़ेद होता है। तो ये खंजन एक चिड़िया है जो गौरैया से बड़ी होती है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया है। अब हम देखेंगे, और अब हम बाकी का चैप्टर हम करेंगे कल, ठीक है। आज की क्लास हम यहीं पर बाइंड अप करेंगे। फिर अब हम देखेंगे कि कौन कौन से आगे के कुछ हमारे चैप्टर रह गए हैं। 21 कंप्लीट, 21 है हमारे, लगभग 7 to 8 चैप्टर कंप्लीट रह गए हैं। अब बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में, छोटी वीडियो हो जाएगी आराम से 20 से 25 मिनट की, इसमें हम फिनिश कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट में 4th की, इसके बाद 5th की। आप एक बार इसको एग्ज़ाम के जाने से पहले एक बार इसको देख लेंगे तो ये सफिशिएंट होगा आपके लिए, ओके। थैंक यू।